आज हम सीखेंगे कल के जो टॉपिक था क्लाइमेट चेंज का, उस पे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। ओके, जल्दी से हम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव सीखते हैं अच्छा जी। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। हमेशा हेडर आपने इसी तरह से देना है इंट्रोडक्शन के बाद। ये मैंने आपको सिखाया भी है कि जो टॉपिक है उसके रिलेटेड आप इस तरह से हेडर देंगे। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब इस पे कौन सी थ्योरीज अप्लाई हो रही हैं, हम ये स्मॉल एक छोटे से पैराग्राफ में बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द लेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी। एक ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी है, दूसरा है सिक्योरिटी थ्योरी, एंड थर्ड वन इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या नियो लिबरलिज्म से हम कहते हैं। तो 3 थ्योरीज इस पे अप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी है क्या। ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी, ओके, ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी। ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी जो है वो सिक्योरिटी को लोगों के पर्सपेक्टिव से देखती है। ठीक है, ये ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी सिक्योरिटी को, खास करके सिक्योरिटी को लोगों के पर्सपेक्टिव से देखती है, मतलब पीपल सेंट्रिक है ये, पीपल सेंट्रिक है ये स्टेट सेंट्रिक नहीं है, स्टेट सेंट्रिक नहीं है कि स्टेट्स को थ्रेट है, कि स्टेट्स को थ्रेट है। ये स्टेट सेंट्रिक नहीं है, ये पीपल सेंट्रिक या ह्यूमन सेंट्रिक है ये। ठीक है, ये ह्यूमन सेंट्रिक है, स्टेट सेंट्रिक ये थ्योरी नहीं है। ये थ्योरी कहती है कि सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स, लोगों को बचाओ, प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम एवरीडे प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या क्लाइमेट चेंज। ये आइडिया इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में 1994 में। अनलाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जो कि मतलब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किस पे फोकस करती है, प्रोटेक्टिंग बॉर्डर्स, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस करती है ऑन इंप्रूविंग द पीपल्स सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी होनी चाहिए और ओवरऑल वेलबींग, सब चंगा हो लोगों का। ये स्टेट्स पे फोकस नहीं करती, इंसानों पे फोकस करती है कि इंसानों को प्रोटेक्ट करना है, इंसानों को प्रोटेक्ट करना है। ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर थ्रेट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली अफेक्ट करता है लोगों की जिंदगियों को, लाइफ को। राइजिंग टेम्परेचर्स, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये क्या करते हैं, रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फ्लड फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। ठीक है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगे तो फूड इनसिक्योरिटी भी हो जाती है। इसी तरह क्लाइमेट चेंज लोगों की लाइफ्स को भी, खास करके हेल्थ को भी अफेक्ट करता है बहुत बुरी तरह। कल भी पढ़ाया था मैंने बड़े डिटेल में। एक तो वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं लोगों में, वाटर बोर्न डिजीजेस होती हैं लोगों में। सिमिलरली हीट वेव्स भी आती हैं, कल भी एग्जांपल दिया था, हीट वेव्स आती हैं, जिसका एग्जांपल मैंने लाहौर एंड कराची दिया था आपको कि वहां पे हीट वेव्स आती हैं। सो ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ना सीरियस इम्पैक्ट्स हैं लोगों पे, लोगों की सिक्योरिटी पे भी, लोगों की सिक्योरिटी पे, स्टेट की सिक्योरिटी नहीं, लोगों की सिक्योरिटी पे सीरियस इम्पैक्ट्स हैं, और ओवरऑल जो ह्यूमंस हैं उनकी वेलबींग्स पे उसके सीरियस थ्रेट्स हैं या रिपरकशंस हैं। एक है ह्यूमन सिक्योरिटी थ्योरी,
The second one is securitization theory. Securitization theory. Securitization theory कहती है कि कोई भी इशू सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनता कि क्योंकि वो डेंजरस है। सिक्योरिटी थ्योरी कहती है या सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी कहती है कोई भी इशू सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनता क्योंकि वो डेंजरस है। वो सिक्योरिटी थ्रेट तब बनता है जब पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिसी मेकर्स प्रेजेंट इट एज अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी कहती है कि कोई भी इशू सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बनता कि वो डेंजरस है। वो सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट तब बनता है जब पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स उसे प्रेजेंट करते हैं कि ये सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है दैट रिक्वायर्स अर्जेंट एक्शन। अब क्लाइमेट चेंज को सीरियस या सिक्योरिटी थ्रेट किसने बनाया कि भाई दुनिया में क्लाइमेट चेंज के नाम की कोई बला है? किसने बनाया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने और स्टेट्स ने, वरना लोगों को तो अवेयरनेस नहीं थी ना कि क्लाइमेट चेंज कोई सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। ये थ्योरी डेवलप की थी बैरी बोजन ने, और बैरी बोजन कहते हैं कि पॉलिटिकल स्पीचेस और पब्लिक डिस्कशंस शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के केस में गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्क्राइब इट एज अ मेजर थ्रेट टू नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। के गवर्नमेंट्स हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो क्लाइमेट चेंज को एक मेजर नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी की तरह प्रेजेंट करती है। और फिर यही जस्टिफिकेशन बनती है कि क्लाइमेट को टैकल करने के लिए स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज होनी चाहिए, इमरजेंसी मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है, टू डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी कहती है कि क्लाइमेट चेंज को जब सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, इट रिसीव्स अटेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और दिस हेल्प्स टू मेक क्लाइमेट चेंज अ टॉप प्रायोरिटी। और जितने रिसोर्सेज होते हैं फिर क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर लॉज बनते हैं, फास्टर एक्शंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लाइमेट चेंज को थ्रेट मल्टीप्लायर कहते हैं थ्रेट मल्टीप्लायर है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को, जैसे पॉवर्टी है, वीक गवर्नेंस है, उनको मजीद सीवियर बनाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ट्रीट्स क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली एन एनवायरमेंटल इशू बट आल्सो अ मेजर सिक्योरिटी चैलेंज। आई समझ? समझ आया? पाकिस्तान के केस में सिक्योरिटी थ्री फिट है। इसका ना एग्जाम्पल देता हूँ। बचपन में ना क्या होता था कि इससे कोई अफवाह होती थी ना कि मोहल्ले में डायन आती है रात को, ठीक है, मोहल्ले में रात को डायन आती है। फिर लोगों को वैसे नहीं पता होता था, जब इसके ऊपर डिस्कशन होती थी कि भाई मोहल्ले में डायन आ गई है, डायन आ गई है, सबको पता चलता था, फिर सबको डर लगता था, ठीक है, सबको डर लगता था कि रात को बाहर नहीं निकलना है, डायन आ गई है, ठीक है। ये इस तरह से सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी भी यही कहती है कि लोगों को नहीं पता होता, फिर जो है वो जब उसके ऊपर डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, ओके, लोगों को बताया जाता है, फिर उस इशू को एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट बनाया जाता है। सेम गोज विद द पॉलिटिकल लीडर्स। पाकिस्तान में भी यही है। सबसे पहले कहा गया कि भाई करप्शन, ठीक है, करप्शन बड़ा इशू है, उसके सीरियस रिप्रिकॉशंस हैं।
फिर नई पार्टी आती है, कोई और इशू सीरियस थ्रेड बना देती है, फिर और पार्टी कोई सीरियस थ्रेड बना देती है। ठीक है, तो यही बात हो। समझ आया? चलें, फिर है नियो लिबरलिज्म। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या नियो लिबरलिज्म एम्फसिस द पोटेंशियल फॉर कॉपरेशन इन एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। ये कहते हैं कॉपरेशन करनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए स्टेट्स को कॉपरेट करना होगा। और ये पर्सपेक्टिव ये भी कहता है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे क्लाइमेट है, टेररिज्म है, पावर्टी है, हंगर है, ठीक है, पावर्टी है, हंगर है, इसके लिए कलेक्टिव एक्शंस की रिक्वायरमेंट है। कलेक्टिव एक्शंस, कलेक्टिव एक्शंस, जैसे पावर्टी है, ठीक है, हंगर है या पेंडेमिक्स है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा रोल है इसमें कि वो स्टेट्स को कोऑपरेट करवाएं। ठीक है, जैसे कोप है, एग्जाम्पल है ना, कॉन्फ्रेंस कोप एग्जाम्पल है ना, या पेरिस पैक्ट भी एग्जाम्पल है इसका। पेरिस पैक्ट भी इसका एग्जाम्पल है कि स्टेट्स को कोऑपरेट करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कोऑपरेट करना चाहिए और कलेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, कलेक्टिव एक्शंस लिए जाएं, क्लाइमेट के अगेंस्ट हो या इवन जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जैसे टेररिज्म भी, इनके अगेंस्ट कलेक्टिव एक्शंस की नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो ये थे आपके पर्सपेक्टिव क्लाइमेट चेंज पे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। सबको क्लियर है? मुझे ये बताओ जल्दी से, पहले तो एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Okay, the next topic is non-state actors. The rise of non-state actors in global governance, challenges and opportunities. सेंचुरी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट सेंट्रिक रही है, रियलिज्म ने डोमिनेट किया है। सेंचुरी से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट सेंट्रिक रही है, स्टेट्स ही मेजर एक्टर्स रही है, स्टेट्स ही मेजर एक्टर्स रही है और स्टेट्स ने ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। स्टेट्स ने ही वॉर लड़ी है, स्टेट्स ने ही ट्रीटी साइन की है। लेकिन 21st सेंचुरी में नॉन स्टेट एक्टर्स की राइज होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस की डायनामिक्स भी चेंज हो जाती है। रियलिज्म ने हमेशा से, रियलिज्म ने या रियलिस्टिक ने हमेशा से कहा है कि स्टेट्स ही मेजर एक्टर्स हैं और रियलिस्ट का जो मेजर फोकस पावर पॉलिटिक्स पे रहा है। लेकिन आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स भी चेंज हो गई है, क्योंकि जस्ट स्टेट्स ही मेजर एक्टर्स नहीं है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। स्टेट्स ही मेजर एक्टर्स नहीं है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जो ग्लोबल सिस्टम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना, जिसमें यूएन बनी, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेट्स ने बनाई और स्टेट्स को ही कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी। मतलब ये स्टेट्स ने ही बनाई, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स ने ही बनाई, खास करके USA ने बनाई।
यूएसए ने क्यों बनाई? दूसरी स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए। ये जो स्टेट सेंट्रिक मॉडल है वो अब इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशंस में, और पॉलिटिकल रियलिटी भी चेंज हो गई है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया हुआ है, ट्रेड के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू। बिकॉज ऑफ दिस मैनी डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नहीं स्टडी नहीं किया है मैंने, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पहले जस्ट सिखाया था, ठीक है। आज डिटेल में पढ़ते हैं ये टॉपिक, डिटेल में पढ़ते हैं रक्षांधन, डिटेल में पढ़ रहे हैं आज ये टॉपिक, ये आपने नहीं पढ़ा है। बिकॉज ऑफ दिस मेनी डिफरेंट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस नाउ वर्क अक्रॉस मेनी डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें बिग कंपनीज हैं, एप्पल है, गूगल है, ठीक है। इनमें कुछ इतने इकोनॉमिक पावरफुल भी हैं, या उनकी इतनी जीडीपी है, इस 2-3 स्टेट से भी ज्यादा उनकी जीडीपी है। इलॉन मस्क की आप नेटवर्थ देखें कितनी है, इलॉन मस्क की देखें कितनी है, बताओ इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क की कितनी है नेटवर्थ, कितनी है? इलॉन मस्क जो है वो नॉन स्टेट एक्टर में आता है, ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर में आता है, बिल गेट्स की तरह। स्पेस एक्स है ना उसका, जी, ट्रिलियंस, ट्रिलियनर है अब वो। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है उसके पास पैसा, पाकिस्तान की जीडीपी कोई 350-360 बिलियन डॉलर है। जी, अब नॉन स्टेट एक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, जल्दी बताओ मुझे, कितने टाइप्स के होते हैं? रक्षांदा इस तरह से नहीं है, असल में बताऊं आपको, ये जो इलान मस्क की हम बात कर रहे हैं ना, उसके पास ये कैश में पैसा नहीं है, ना वो बैंक से ये विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो ना ये कि ही इज गोट, ही इज नॉट गोट, उसके पास जो है ये पैसे कोई बैंक में नहीं पड़े हुए, ये सब कुछ जो है ना ये इमेजिनरी एसेट्स हैं बेसिकली। वो बेच भी नहीं सकता, वो बेच भी नहीं सकता, उसके पास हार्डली कोई, मतलब मिलियंस मिलियंस में कैश होगी बस, ये भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको, ओके। ये सारे एसेट्स हैं बस, वो बेच भी नहीं सकता। अगर जैसे ही वो बेचने की ट्राई करेगा उनकी वर्थ सारी गिर जाएगी। हाँ जी, एवेट टैक्सेस, इसके पीछे ना बड़ी लॉजिक है। तो ये नहीं है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कैश में पड़े हुए हैं। जी, स्टॉक में है सारे, सारे स्टॉक में है। ये सब कुछ जो है आपको, मतलब एक इमेजिनरी है ये, उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। चले, नॉन स्टेट एक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। जी, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये पाकिजा, दुबई इसी तरह से है।
चले, अंडरस्टैंडिंग नॉन स्टेट एक्टर्स. The National Intelligence Council of US defines non-state actors as individuals या organizations जो गवर्नमेंट्स के नहीं होते और ना ही गवर्नमेंट से अलाइन होते हैं, बट इन इंडिविजुअल्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास इतनी पावर होती है कि दे इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल affairs both at national and international levels. अब नॉन स्टेट एक्टर्स फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. एक जो प्रोडक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक जो प्रोडक्टिव रोल प्ले करते हैं और स्टेट के, किसी भी स्टेट के पॉलिटिकल एजेंडा से अलाइन होते हैं. इन अदर वर्ड्स, ये नॉन स्टेट एक्टर्स स्टेट को सपोर्ट करते हैं और विद इन द लॉ काम करते हैं. और उनकी एग्जाम्पल हैं एनजीओस, चैरिटीज, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस. फिर हैं एंटी स्टेट एक्टर्स. इसको आप वायलेंट भी कहते हो, इसको आप आर्म्ड भी कहते हो. एंटी वायलेंट आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स. These oppose the state and try to weaken or challenge the state authority. ये स्टेट को अपोज करते हैं, स्टेट की अथॉरिटी को वीकन करते हैं, उनकी उस स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं. ये वायलेंस यूज करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. और इनके एग्जाम्पल्स हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल गैंग्स, सेपरेटिस्ट ग्रुप जैसे टीटीपी है, बीएलए है, सेपरेटिस्ट ग्रुप. तो ये होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स. एक है नॉन आर्म्ड स्टेट एक्टर्स, दूसरे हैं आर्म्ड नॉन स्टेट एक्टर्स. अब डिफरेंस क्या होता है स्टेट एक्टर में और नॉन स्टेट एक्टर में? ये पढ़ा है ना हमने, ये याद है ना, दोबारा तो मुझे रिपीट करने की नीड नहीं है ना. ये तो मैंने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, आई थिंक मैंने स्लाइड्स भी सेंड की हुई है आपको. ये मुझे रिपीट करने की नीड तो नहीं है ना. ये सब चीजें थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाया है ना मैंने नॉन स्टेट एक्टर्स पे. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हमने पढ़ा है ना, सारे बताओ मुझे. नॉन स्टेट एक्टर्स पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ाया है ना. जल्दी बताओ मुझे, सारे पढ़ाया है ना थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, जितने भी हैं बताओ. जी, डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स. मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ये है कि स्टेट एक्टर्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी भी स्टेट के, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स. और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस ये होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते, किसी भी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते. स्टेट एक्टर्स एक स्टेट के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स
इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस वो किसी भी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स को। स्टेट एक्टर्स किसी भी स्टेट के ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन या लीडर में हो सकते हैं, जिनके पास लीगल अथॉरिटी होती है कि वो लॉज भी बनाए, उन लॉज को चेंज भी कर सकते हैं, उन लॉज को एनफोर्स भी कर सकते हैं। ये ऑफिशियल लीडर्स टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं और पब्लिक मनी स्पेंड भी करते हैं। स्टेट एक्टर्स की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है, दे हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट। और स्टेट एक्टर्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, ये स्टेट एक्टर्स है। नॉन स्टेट एक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट्स के इन्फ्लुएंस पे नहीं होते हैं, दे वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट्स। हालांकि इनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं होती स्टेट की तरह। जैसे स्टेट के पास लीगल अथॉरिटी है ना, इनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होती, बट दे कैन स्टिल इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर भी ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मीडिया और पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? एनजीओ, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ग्रुप्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एमएनसीज जिसे आप कहते हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो ये है स्टेट डिफरेंस बिटवीन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। समझ आया यहां तक? जी, अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। प्रॉमिस, जब से नॉन स्टेट एक्टर्स ने ग्लोबल गवर्नेंस में हिस्सा लिया है, दे हेल्प टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स मोर effectively, respond more quickly and introduce new ideas। तो सबसे पहले जो ये बात आती है, फिलिंग द गवर्नेंस गैप। गवर्नेंस गैप का मतलब होता है जब गवर्नमेंट्स आर नॉट एबल टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स effectively because issues are too big or transnational। जिसके पास मतलब गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं होती कि उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। दूसरे इश्यूज होते हैं ट्रांसनेशनल। अब ये ट्रांसनेशनल का मतलब आपको पता है कि वो कोई एक स्टेट जो है वो फेस नहीं करती, वो इशू मल्टीपल स्टेट्स फेस करती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज ट्रांसनेशनल इशू है, या टेररिज्म जो है वो ट्रांसनेशनल इशू है। ये टर्मिनोलॉजीज याद हो
किसी टाइम में एक ऐसे आया था उसमें ये टर्म यूज हुआ था ट्रांसनेशनल। किसी टाइम में एक ऐसे आया था उसमें ये टर्म यूज हुआ था, उस टॉपिक में ये टर्म यूज हुआ था ट्रांसनेशनल। अब वहां पे स्टूडेंट्स का दिमाग ही गुम हो गया कि ये ट्रांसनेशनल है क्या। ट्रांसनेशनल मतलब वो इश्यूज होते हैं, ठीक है जी, कि एक स्टेट वो फेस नहीं करती, मल्टीपल स्टेट्स फेस करती है। जैसे हम ट्रांस बाउंड्री, ट्रांस रिवर कहते हैं, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर कहते हैं इसी तरह से। तो गवर्नेंस गैप का मतलब होता है जब गवर्नमेंट्स आर अनएबल टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली, बिकॉज एक तो इश्यूज बड़े हैं, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं होती, और दूसरा इश्यूज ट्रांसनेशनल है, जैसे टेररिज्म है, ट्रांसनेशनल इशू है, क्लाइमेट चेंज है, ट्रांसनेशनल इशू है। इस सिचुएशन में नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं और गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्टीज, रिसोर्सेस और सर्विसेज। मेनी ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट है, साइबर है, पैंडेमिक्स है, टेररिज्म है, ये इश्यूज एक सिंगल स्टेट अकेले रिजॉल्व नहीं कर सकती। सो इस सिचुएशन में नॉन स्टेट एक्टर्स गवर्नमेंट्स की हेल्प करते हैं ताकि जो गवर्नेंस गैप है ना, गवर्नेंस गैप ये फिल हो। फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनीज डेवलप स्टैंडर्ड्स, मल्टीनेशनल कंपनीज ही तो स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं to make global trade and supply chain more efficient, more efficient। मल्टीनेशनल कंपनीज ही करती है ना, स्टैंडर्ड सेट करती हैं ताकि ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन इफिशिएंट और स्मूथ हो। इसी तरह से टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है, वो रूल्स बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है ताकि इंटरनेट जो है वो स्मूथली दुनिया में काम करे। इसी तरह से एनजीओ हैं, एनजीओ फूड प्रोवाइड करते हैं। इवन आजकल तो स्कूल्स में बनाते हैं, एनजीओ के स्कूल्स भी तो है ना, एनजीओ के स्कूल नहीं है क्या? पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, सिंध में भी हैं, आई थिंक पंजाब में भी होंगे एनजीओ के स्कूल जो एनजीओ ने बनाए होते हैं। ठीक है, तो एनजीओ जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर भी, एजुकेशन भी, इवन खास करके कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी काम करते हैं एनजीओ, या डिजास्टर हिट एरियाज में भी गवर्नमेंट के साथ जो है काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फिलिंग द गवर्नेंस गैप। द फर्स्ट वन इज फिलिंग द गवर्नेंस गैप। एनजीओ को क्या मिलता है? दुआएं। एनजीओ को दुआएं मिल रही हैं, एनजीओ को दुआएं मिलती हैं। फिर है एजेंडा सेटिंग एंड नॉर्म्स डिफ्यूजन। एनजीओ सोशल वर्क के लिए काम नहीं करते हैं आजम। एनजीओ जो है वो अपनी इन्फ्लुएंस को दुनिया भर में इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं, नॉट सोशल वर्क। अपनी इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं ये एनजीओ। बिल गेट्स देखें, उसकी भी तो है ना, फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन है ना, उसकी भी तो वैक्सीनेशन
ये पोलियो वैक्सीन किसके अंडर में आती है? पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन का काम होता है, किसके अंडर आती है पोलियो वैक्सीनेशन? पोलियो वैक्सीनेशन किसके अंडर में आती है? जी एग्जैक्टली बिल गेट्स। अब है एजेंडा सेटिंग एंड नॉर्म्स डिफ्यूजन। एजेंडा सेटिंग एंड नॉर्म्स डिफ्यूजन का मतलब होता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ही फर्स्ट ग्लोबल इशू को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये ग्लोबल इशू है, ये ग्लोबल इशू है, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने वो इश्यूज रखते हैं कि ये इश्यूज हैं, इसको सीरियस लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल एनजीओज ने सालों तक दुनिया को कन्विंस किया कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है। थ्रू रिसर्च, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन एंड लॉबिंग, they influenced public opinion and persuaded governments to take action. एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई एनजीओज ने, लॉबिंग की, पब्लिक अवेयरनेस, और गवर्नमेंट्स को परसू किया कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट एक्शन लो। इसी तरह एनजीओज ने एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च की जिसका नाम था इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस। एनजीओज ने एक कैंपेन लॉन्च की, इंटरनेशनल कैंपेन टू बैन लैंड माइंस, और इस कैंपेन के थ्रू एनजीओज ने स्टेट को कन्विंस किया कि ट्रीटी साइन करो। और उस ट्रीटी का नाम क्या है? लैंड माइंस पे जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, हिस्टोरिकल ट्रीटी, उसका नाम क्या है? ट्रीटी ऑन बैनिंग एंटी पर्सनल लैंड माइंस। तो इसी बात का यही मतलब है कि एजेंडा सेटिंग एंड नॉर्म्स डिफ्यूजन करते हैं। ये एजेंडा भी यही सेट करते हैं, नॉर्म्स डिफ्यूजन भी यही करते हैं। इसका मतलब यही है कि इश्यूज को यही आइडेंटिफाई करते हैं, फिर दुनिया को कन्विंस करते हैं कि ये इशू है। क्लाइमेट भी इन्होंने ही किया। ओके, देन ऑपरेशन एजाइलिटी एंड एक्सपर्टीज। स्टेट इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस माशाल्लाह से स्लो होते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस स्लो होते हैं किसी भी क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने में। क्यों? एक तो ब्यूरोक्रेटिक रूल्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स या स्पेशली एनजीओ या फाउंडेशंस, इनके कोई ब्यूरोक्रेटिक रूल नहीं होते। दे रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज मोर क्विकली एंड मोर एफिशिएंटली। इन एनजीओ एंड फाउंडेशंस के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी होती है, अबाउट पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंटल इश्यूज या ह्यूमन राइट्स। दिस एक्सपर्टीज हेल्प्स गवर्नमेंट टू रिजॉल्व प्रॉब्लम मोर क्विकली। और फिर ये गवर्नमेंट्स की हेल्प करते हैं अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू, ताकि प्रॉब्लम्स को क्विकली रिजॉल्व की जाए। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स को क्विकली रिजॉल्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, बिल एंड मेलिंडा गेट्स एंड
मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैज फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। उनके पास पैसा भी है, टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है, और इन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बेसिस पे और टेक्निकल एक्सपर्टीज की बेसिस पे वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च की पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च की, और कुछ केसेस में एनजीओस परफॉर्म दीज टास्क मोर एफिशिएंटली देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और दूसरा मसला होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोऑर्डिनेशन इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाती, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाती। ये फ्लड्स आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ये फ्लड्स आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपके सामने एग्जांपल्स हैं फ्लड्स। तो यही है उसामा बिन लादेन को पोलियो, ये मुझे नहीं पता। समझ आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ओके, अब है चैलेंजेस। चैलेंजेस द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक डेफिसिट। जो गवर्नमेंट्स होती हैं एटलीस्ट वो अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट को या लोगों को, मीनिंग डेमोक्रेटिक चेक एंड बैलेंस होता है गवर्नमेंट्स के ऊपर। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स किसी को भी अकाउंटेबल नहीं होते। कॉर्पोरेट बोर्ड्स, कॉर्पोरेट बोर्ड्स स्टेक होल्डर्स को अकाउंट या शेयर होल्डर को अकाउंटेबल होते हैं। कॉर्पोरेट बोर्ड्स शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल होते हैं, ना कि पब्लिक को, ना कि पब्लिक को। वो पब्लिक को अकाउंटेबल नहीं होते। इसी तरह से ये जो फाउंडेशंस हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशंस, these are governed by small unaccountable boards। अब इसकी वजह से डेमोक्रेटिक डेफिसिट क्रिएट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, जहां पावरफुल एक्टर्स पॉलिसीज बनाते हैं, और वो पॉलिसीज मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करती हैं। बट वो पावरफुल एक्टर्स एनजीओ जो है लोगों को अकाउंटेबल नहीं है। ये एनजीओ लोगों को अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनके ऊपर कोई भी। आप बताएं है इसके ऊपर, बिल गेट्स के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी है कोई? स्टेट्स तो अकाउंटेबल होती है। जी, उसके बाद है लेजिटिमेसी क्वेश्चन। The growing role of non-state actors in global governance raises an important question। ठीक है, important question।
नॉन स्टेट एक्टर्स को किसने राइट दिया कि वो ग्लोबल डिसीजंस लें? किसने राइट दिया कि वो ग्लोबल डिसीजंस लें? स्टेट्स के, ठीक है, मतलब देखो, स्टेट तो या गवर्नमेंट तो लेजिटमेट होती है, गवर्नमेंट तो लेजिटमेट होती है, उसको लोगों ने वोट दिया होता है, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है अपनी अथॉरिटी लोगों से और कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करती है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब को आप लोगों ने वोट दिया, पार्लियामेंट बनी, तो शहबाज शरीफ साहब जो है कहां से पावर ड्रॉ कर रहे हैं? पार्लियामेंट से पावर ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको वोट आपने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से पावर ड्रॉ हो रहा है। लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इलेक्टेड नहीं होते, वो इलेक्टेड तो नहीं है, इसलिए उनकी लेजिटमेसी भी क्लियर नहीं है। और नॉन स्टेट एक्टर्स अपनी लेजिटमेसी क्लेम करते हैं किस बेसिस पे? ये कहते हैं कि भाई हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज है, हमारे पास एक्सपर्ट नॉलेज है, वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, ठीक है, वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, ये अपनी पावर यहां से ड्रॉ करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस से। इनके क्लेम्स को स्टेट्स फिर क्वेश्चन भी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल एनजीओ को किसने अथॉरिटी दी कि वो क्लाइमेट पे बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बिहाफ पे ये एनवायरमेंटल एनजीओ बात करती हैं, किसने दी इनको? या हु अलाउड अ टेक्नोलॉजी कंपनी टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्योंकि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स नहीं जो नॉन स्टेट एक्टर्स की लेजिटमेसी को डिफाइन करें, इसलिए इनकी जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है ना, वो चैलेंज है, मतलब वो डिबेटेबल है, ग्लोबल गवर्नेंस में डिबेटेबल है, और इनकी लेजिटमेसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क पे आता है। उसके बाद है एक्सक्रीबेटिंग पावर एसिमेट्रीज, पावर एसिमेट्रीज। The increasing role of non-state actors does not always create equal opportunities for everyone in global governance. जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। Instead, instead it can strengthen the influence of already power organizations, large multinational corporations, NGOs and financial institutions, especially वो financial institutions जो डेवलप कंट्रीज में है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। एक एनजीओ है वेस्ट की, एक एनजीओ है साउथ एशिया की। अब मुझे बताएं, इसके पास ज्यादा रिसोर्सेज एक्सपर्टीज होंगी या इसके पास ज्यादा रिसोर्सेज एक्सपर्टीज होंगी? बताओ। हालांकि हैं दोनों एनजीओ, इनके पास ज्यादा पैसा भी होगा, एक्सपर्टीज भी होगी, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होगी, कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपिंग स्टेट में है या ग्लोबल साउथ में है। आसान से वर्ड्स में वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ज्यादा पावरफुल हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से या उन एनजीओ से जो डेवलपिंग या ग्लोबल साउथ की हैं, ठीक है, कंपेयर टू दोज ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ जो ग्लोबल साउथ की हैं एंड डेवलपिंग स्टेट्स की हैं। इसलिए उनकी बात को इतना सुना भी नहीं जाता, इनकी बात को इतना नहीं सुना जाएगा कंपेयर टू दीज वन। This creates an unequal global system. This creates
an unequal global system where powerful actors have greater control over international policies and decision making. अनइक्वल है ना, हालांकि है भी, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन इनकी बात इतनी नहीं सुनी जाएगी। तो इसी वजह से ग्लोबल सिस्टम अनइक्वल हुआ, जहां पे पावरफुल एक्टर्स उनके पास ज्यादा कंट्रोल है और वो बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग को। तो ये चैलेंजेस हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के। अपॉर्चुनिटीज भी पढ़ाई मैंने कि जो अपॉर्चुनिटीज वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज वेल एज चैलेंजेस भी हैं। समझ आया सबको? समझ आया बुजुर्गों?